नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान भाग और अनुच्छेद 1 से लेकर 395 अनुच्छेद तक पढ़ेंगे और कितने भाग हैं और कितने अनुच्छेद हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में घंटी का बटन दबा दें और लाइक करें। वीडियो कैसा लगा हो तो नीचे कमेंट में बताइए। वीडियो शुरू करते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहली जानकारी है भाग ए, संघ और उसका राज्य क्षेत्र अनुच्छेद विवरण। भाग 1 में बताया है संघ और उसका राज्य क्षेत्र अनुच्छेद विवरण, किस क्षेत्र में कैसा विवरण है और कौन सा अनुच्छेद है वो इसमें बताया गया है। अब पहला अनुच्छेद है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। पहला अनुच्छेद है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। नेक्स्ट देखते हैं द्वितीय अनुच्छेद नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना यह अनुच्छेद 2 में दिया गया है आपके। और अनुच्छेद 2 के 2 क है वो आपके निरसन है, ये भी है। और अनुच्छेद 3 नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन हो, यह है आपके अनुच्छेद 3 के अंदर। आपका चौथा अनुच्छेद है पहली अनुसूची और चौथी अनुसूचियों के संशोधन तथा अनुपूरक और परिणामिक विषयों का उपबंधन करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां हैं वो आपके अनुच्छेद 4 के अंदर है। अनुच्छेद 4 के अंदर है पहली अनुसूची और चौथी अनुसूचियों के संशोधन तथा अनुपूरक और परिणामिक विषयों का उपबंधन करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई है विधियां। और नेक्स्ट देखते हैं भाग दूसरा नागरिकता अनुच्छेद विवरण। भाग 2 में बताया गया है आपके नागरिकता अनुच्छेद विवरण, मतलब नागरिकों के अनुच्छेद हैं वो। चलते हैं पांचवा अनुच्छेद संविधान के प्रारंभ पर नागरिक। पांचवें अनुच्छेद में बताया गया है आपके संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। नेक्स्ट अनुच्छेद है नेक्स्ट जानकारी छठा अनुच्छेद पाकिस्तान से भारत के प्रयोजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार वो आपके छठे अनुच्छेद में बताया गया है। सातवें अनुच्छेद में देखते हैं पाकिस्तान को प्रयोजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार वो आपके अनुच्छेद 7 में दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं आठवां अनुच्छेद भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार वो आपके अनुच्छेद 8 के अंदर है। और नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 9 विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा और उच्चारित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना, यह आपके अनुच्छेद 9 के अंदर बताया गया है। और नेक्स्ट अनुच्छेद है 10वां नागरिकता के अधिकारों को बना रहना, यह आपके अनुच्छेद 10 के अंदर बताया गया है। और नेक्स्ट देखते हैं 11वां अनुच्छेद संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना ऊपर। नेक्स्ट देखते हैं भाग तीसरा, इसमें बताया गया है मूल अधिकार साधारण अनुच्छेद विवरण। भाग 3 में बताया गया है आपके मूल अधिकार साधारण अनुच्छेद। तो चलते हैं 12वें अनुच्छेद के अंदर, इसमें केवल परिभाषा है, मूल अधिकार की साधारण परिभाषा है। और अनुच्छेद 12 के तहत मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां हैं वो आपके अनुच्छेद 13 के अंदर है। चलते हैं अगला समानता का अधिकार अनुच्छेद विवरण। इसमें है
समानता का अधिकार अनुच्छेद विवरण देखते हैं। आपके 14 अनुच्छेद हैं। आपके विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता है वह आपके 14 अनुच्छेद के अंदर है। और नेक्स्ट देखते हैं 15वां, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध हो, वहाँ पर अनुच्छेद 15 लगता है। आपके अनुच्छेद 15 तक क्लियर हो गई। और अनुच्छेद 16 आपको बताने जा रहे हैं। 16 अनुच्छेद लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता वो आपके अनुच्छेद 16 के तहत बताई गई है। आपके 17वें अनुच्छेद में बताया गया है अस्पृश्यता का अंत, वो आपके 17वें अनुच्छेद में बताया गया है। और 18वां अनुच्छेद है उपाधियों का अंत, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद विवरण इसमें दिया गया है। उपाधियों का अंत, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद का विवरण वो आपके 18वें अनुच्छेद में दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं 19वां अनुच्छेद। 19वां अनुच्छेद वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षक है, वो आपके अनुच्छेद 19 में दिया गया है। वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण वो आपके अनुच्छेद 19 के तहत दिया गया है। अनुच्छेद 20 के अंतर्गत आपको बताने जा रहे हैं अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, वो आपके अनुच्छेद 20 के तहत बताया गया है। 20 अनुच्छेद में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण यह आपके अनुच्छेद 20 में बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं 21वां अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, वो आपके 21 में बताया गया है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण वो आपके अनुच्छेद 21 के तहत बताया गया है। 22वें में अनुच्छेद 22 में देखते हैं कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, यह आपके अनुच्छेद में बताया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद विवरण देखते हैं। नेक्स्ट 23वां मानव और ध्रुव व्यापार और बाल श्रम का प्रतिषेध है, वो आपके अनुच्छेद 23 के तहत बताया गया है। 8 से 14 वर्ष को बच्चे को व्यापार नहीं कराना चाहिए। व्यापार के तहत व्यापार के तहत छोटे बच्चों को व्यापार और बड़े कार्य के लिए नहीं काम करवाना चाहिए, यह अनुच्छेद 23 में बताया गया है। अनुच्छेद 24 देखते हैं कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिशोध धर्म की, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध धर्म की है। मतलब कारखानों में छोटे बच्चों को 8 से 14 वर्ष के बच्चों को कारखानों में नहीं लगाया जाएगा, यह अनुच्छेद 24 के तहत बताया गया है। और आगे देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद विवरण मूल कर्तव्य में बताया गया है। मूल अधिकार में बताया गया है कि स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद विवरण। तो देखते हैं अनुच्छेद 25वां अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, वो आपके अनुच्छेद 25 में दी गई है। और अगला नेक्स्ट अनुच्छेद देखते हैं 26वां धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता वो आपके अनुच्छेद 26 के अंदर बताया गया है। और नेक्स्ट देखते हैं 27वां अनुच्छेद। 27वें अनुच्छेद किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों की सदाई के बारे में स्वतंत्रता, 27वें अनुच्छेद में बताया गया है किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के सदाई के बारे में स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 28 में बताया गया है कुल शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थिति होने के बारे में स्वतंत्रता। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद विवरण वो हम आपको बताने जा रहे हैं। अनुच्छेद 29, कौन सा अनुच्छेद? आपके 29वां अनुच्छेद में क्या बताया गया है देखिए, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक है जाति
वर्गों के हितों का संरक्षण है वो आपके अनुच्छेद 29 के तहत बताया गया है। और 30वां अनुच्छेद है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, वो आपके अनुच्छेद 30 के अंतर्गत बताया गया है। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, वो आपके अनुच्छेद 30 के अंदर बताया गया है। अनुच्छेद 31 निरसन कुछ विधियों की व्याप्ति, अनुच्छेद विवरण 21 क में बताया गया है आपके संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंधन करने वाली विधियां की व्यावर्ती, वो आपके अनुच्छेद 31 क में बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं 31 का ख। 31 अनुच्छेद का ख में देखते हैं कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण, वो आपके अनुच्छेद 31 के ख भाग में दिया गया है। और अब देखते हैं अनुच्छेद 31 का ग। कुछ निर्देशक तत्वों को प्रभाव करने वाली विधियों की व्यावर्ती, वो आपके अनुच्छेद 31 ग में बताई गई है। और नेक्स्ट देखते हैं 31 का ख, वो निरसन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद विवरण बताया गया है। इसमें देखते 32वां आपके अनुच्छेद है इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए। अब आपके 32 का ए में बताने जा रहे हैं, निरसन है वो अनुच्छेद 33 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपादान करने की संसद की शक्ति होती है, वो आपके अनुच्छेद 33 के अंदर है। और नेक्स्ट अनुच्छेद देखते हैं 34 जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवर्त हैं तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन होता है, वो आपके अनुच्छेद 34 के अंदर होता है। और अनुच्छेद 35 में बताया गया है इस भाग के उपबंधनों को प्रभावी करने का विधान ऊपर, वो आपके अनुच्छेद 35 के अंदर बताया गया है। और नेक्स्ट हम देखते हैं भाग चौथा। भाग चौथे में बताया गया है राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, अनुच्छेद विवरण नीति के निर्देशक तत्व के अनुच्छेद में विवरण बताया गया है। आपके अनुच्छेद 37 के अंदर बताया गया है नीति के निर्देशक तत्व के परिभाषा बताई गई है, वो आपके अनुच्छेद 36 के अंदर बताया गया है। और नेक्स्ट अनुच्छेद देखते हैं 37वां इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना, वो आपके अनुच्छेद 37 के अंतर्गत बताया गया है। 37 के अनुच्छेद में बताया गया है आपके देखते हैं आगे अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। इसमें बताया गया है अनुच्छेद 38 के अंदर बताया गया है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। और 39 के अंदर 39 के अंदर बताया गया है आपके राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, वो आपके अनुच्छेद 39 में बताया गया है। और 39 क में बताया गया है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, वो आपके अनुच्छेद 39 क में बताया गया है। और अनुच्छेद 40 में बताया गया है 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन, वो आपके अनुच्छेद 39 के अंदर बताया गया है ग्राम पंचायतों का संगठन, वो आपके अनुच्छेद 40 के अंदर बताया गया है। और नेक्स्ट अनुच्छेद देखते हैं 41वां कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, वो आपके अनुच्छेद 41 के अंदर बताया गया है। और 42वां अनुच्छेद में बताया गया है काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंधन, वो आपके अनुच्छेद 42 के अंदर बताया गया है।
नेक्स्ट अनुच्छेद है वो आपके 43वां अनुच्छेद है। 43वें अनुच्छेद में बताया गया है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि है, वो अनुच्छेद 43 के अंदर बताया गया है। अनुच्छेद 43 क में बताया गया है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना अति आवश्यक है, वो आपके अनुच्छेद 43 क में बताया गया है। और अनुच्छेद 44 में बताया गया है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, वो आपके अनुच्छेद 44 के अंदर बताया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद 45वां 45 में बताया गया है। देखिए, बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंधन, वो आपके अनुच्छेद 45 के अंदर बताया गया है। बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंधन, वो आपके अनुच्छेद 45 में बताया गया है। और अनुच्छेद 46 में देखते हैं। 46 अनुच्छेद में बताया गया है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों का अभिवृद्धि, वो आपके अनुच्छेद 46 के अंदर बताए गए हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि, वो आपके अनुच्छेद 46 के अंदर बताया गया है। अनुच्छेद 47 देखते हैं पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य बनता है, वो आपके अनुच्छेद 47 में बताया गया है। पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है, वो आपके अनुच्छेद 47 में बताया गया है। और देखते हैं अनुच्छेद 48वां। अनुच्छेद 48 में बताया गया है कृषि और पशुपालन का संगठन, वो आपके अनुच्छेद 48 में बताया गया है। और 48 में क भाग में देखिए पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा अन्य जीवों की रक्षा के लिए, वो आपके अनुच्छेद 48 क में बताया गया है कि पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, वो आपके अनुच्छेद 48 में बताया गया है क में। और देखते हैं आगे नेक्स्ट अनुच्छेद 49 अनुच्छेद में बताया गया है राष्ट्रीय महल के स्मारकों स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, वो आपके अनुच्छेद 49 के तहत बताया गया है। और 50 अनुच्छेद में बताया गया है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, यह है वो आपके 50 अनुच्छेद में बताया गया है। और 51 अनुच्छेद में क्या बताया गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, वो आपके अनुच्छेद 51 में बताया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, वो आपके अनुच्छेद 51 में बताया गया है। देखते हैं नेक्स्ट भाग चौथे में बताया गया है भाग चौथा का क है मूल कर्तव्य अनुच्छेद विवरण, वो आपके बताया गया है। चौथे में 51A का है मूल कर्तव्य, ऊपर मूल कर्तव्य बताया गया है। भाग 5 में बताया गया है आपके अध्याय 1 में कार्यपालिका राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अनुच्छेद विवरण, वो आपके भाग 5 में संघ में बताया गया है। इसका पहला अध्याय है कार्यपालिका राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अनुच्छेद विवरण, वो आपके अनुच्छेद देखिए अनुच्छेद 52 है 52 भारत के राष्ट्रपति, वो 52 के अंदर आते हैं। और अनुच्छेद 53 अनुच्छेद इसमें आती है संघ के कार्यपालिका शक्ति, वो आपके अनुच्छेद 49 के तहत आती है कार्यपालिका संघ की कार्यपालिका शक्ति। और अनुच्छेद 54 में बताया गया है राष्ट्रपति का निर्वाचन, वो आपके राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, वो अनुच्छेद 54 के तहत होता है। और अनुच्छेद 55 में बताया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, वो आपके अनुच्छेद 55 में बताया गया है। अनुच्छेद 56 के तहत बताया गया है कि राष्ट्रपति की पदावली, वो आपके अनुच्छेद 56 में बताया गया है कि राष्ट्रपति की पदावली, वो आपके अनुच्छेद 56 में बताया गया है। और अनुच्छेद 57 में बताया गया है 57 में बताया गया है कि पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, वो आपके अनुच्छेद 57 के तहत बताया गया है। 58 अनुच्छेद में बताया गया है राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अहर्ताएं,
राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हताएं वो आपके अनुच्छेद 58 के तहत बताया गया है, 58 के तहत बताया गया है। और 59 में बताया गया है राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें वो आपके अनुच्छेद 39 में बताई गई है। राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें वो आपके अनुच्छेद 59 में बताई गई है। और देखते हैं नेक्स्ट 60वां अनुच्छेद में बताया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा वो होती है। निर्वाचित होने के बाद में राष्ट्रपति की शपथ या प्रतिज्ञा होता है वो आपके अनुच्छेद 60 के अंदर होता है। और 61वें अनुच्छेद में बताया गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया वो आपके अनुच्छेद 60 में बताया गया है। और अनुच्छेद 62 में बताया गया है राष्ट्रपति के पद में रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्त को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावली वो आपके अनुच्छेद 62 के तहत बताया गया है, अनुच्छेद 62। और अनुच्छेद 63 में बताया गया है भारत का भारत का उपराष्ट्रपति वो अनुच्छेद 63 के अंतर्गत आता है, 63। अनुच्छेद 54 में बताया गया है उपराष्ट्रपति का राज्य सभा का पदेन सभापति होना वो आपके अनुच्छेद 54 में बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं 65वां, राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्त के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्णय करना यह आपके अनुच्छेद 65 में बताया गया है। और 66 में बताया गया है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन वो आपके 66 में बताया गया है। और 67 में बताया गया है 67 में आपके बताया गया है उपराष्ट्रपति के पद में रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन व्यक्ति की पदावली वो आपके अनुच्छेद 67 के तहत बताया गया है, 68 के तहत बताया गया है। और 69 में बताया गया है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा वो आपके उपराष्ट्रपति की प्रतिज्ञा या शपथ होती है वो आपके अनुच्छेद 69 के तहत होती है। और नेक्स्ट अनुच्छेद देखते हैं आपके 17वां अनुच्छेद। 17वें अनुच्छेद में बताया गया है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन होना हो वो आपके अनुच्छेद 70 में बताया गया है। और 71 में बताया गया है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या सशक्त विषय वो बताए गए हैं। और इसमें बताया गया है आगे 72वां अनुच्छेद समानता आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निबंध परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शपथ होती है वो आपके अनुच्छेद 72 के अंदर होती है। और अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार मंत्रिपरिषद अनुच्छेद विवरण वो आपके बताया गया है वो आपके अनुच्छेद 73 के अंदर बताया गया है। और अनुच्छेद 74 में बताया गया है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन है वो आपके अनुच्छेद 74 के अंदर बताया गया है। अनुच्छेद 75 में बताया गया है आपके मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंधन भारत का महा न्यायवादी अनुच्छेद विवरण वो आपके अनुच्छेद 75 के अंदर बताया गया है। और अनुच्छेद 76 में बताया गया है भारत का महान न्यायवादी सरकारी कार्य का संचालन अनुच्छेद विवरण वो आपके अनुच्छेद 46 में बताया गया है वो आपके 76 में बताया गया है 76 में बताया गया है 76 में अनुच्छेद 76 में बताया गया है। और 77 में बताया गया है आपके भारत सरकार के कार्य का संचालन वो आपके अनुच्छेद 77 में बताया गया है। और अनुच्छेद 78 में बताया गया है अनुच्छेद 78 में बताया गया है राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य वो आपके अनुच्छेद 78 में बताया गया है आपके अनुच्छेद 78। अध्याय दूसरे में बताया गया है संसद साधारण अनुच्छेद विवरण वो अध्याय दूसरे में बताया गया है
भाग 5 के दूसरा अध्ययन में 79वां अनुच्छेद में बताए गए हैं संसद का गठन। 80 में बताया गया है राज्यसभा की संरचना और 81 में बताया गया है अनुच्छेद लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 82 में बताए गए हैं प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन, वो आपके अनुच्छेद 82 में बताया गया है। और अनुच्छेद 83 में बताया गया है संसद के सदनों की अवधि, वो आपके अनुच्छेद 83 में बताया गया है। 83 में बताया गया है अनुच्छेद संसद के सदनों की अवधि बताया गया है। और 84वें अनुच्छेद में बताया गया है संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। और 85वें अनुच्छेद में बताया गया है संसद के सत्र 17 और विघटन, वो आपके अनुच्छेद 85वें अनुच्छेद में बताया गया है 85 में। और 86 अनुच्छेद देखते हैं, 86 अनुच्छेद में देखते हैं सदनों के विभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार, वो आपके अनुच्छेद 86 में बताया गया है। 87 में बताया गया है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, वो आपके 87 में बताया गया है। और 88 में देखिए नेक्स्ट, सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार, वो आपके अनुच्छेद 88 में बताया गया है। संसद के अधिकारियों अनुच्छेद विवरण, वो आपके बताया गया है। और इन अनुच्छेदों में देखिए संसद के अधिकारियों अनुच्छेद विवरण, संसद के अधिकार अनुच्छेद विवरण बताया गया है कि 79वें अनुच्छेद में देखते हैं 89 में राज्यसभा का सभापति और उप सभापति वो होते हैं, वो अनुच्छेद 89 के अंदर होते हैं। और 90वें अनुच्छेद में 90 अनुच्छेद में बताया गया है उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना, वो आपके अनुच्छेद 90 में बताया गया है। और 91 देखते हैं अनुच्छेद, सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उप सभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति होती है, वो आपके अनुच्छेद 91 में आती है। और अनुच्छेद 92 में देखते हैं जब सभापति या उप सभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उनका पीठासीन न होना, या आपके अनुच्छेद 92 में आते हैं। और अनुच्छेद 93 में आते हैं लोकसभा और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, लोकसभा और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, वो आपके अनुच्छेद 93 के अंदर आता है। और अनुच्छेद 94 में बताया गया है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना, वो आपके अनुच्छेद 94 में बताया गया है। 95 अनुच्छेद में बताया गया है 95 अनुच्छेद में बताया गया है अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों को पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति होती है, वो अनुच्छेद 95 में होती है। 96 में बताया गया है जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना, वो आपके अनुच्छेद 96 में बताया गया है। और 97 अनुच्छेद में देखिएगा आप, सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते में बताया गया है। और 98 में बताया गया है संसद का शौचालय कार्य संचालन अनुच्छेद विवरण बताया गया है। 98 में संसद सचिवालय कार्य संचालन अनुच्छेद विवरण बताया गया है। और अनुच्छेद 99 में देखते हैं सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, जो संसद के सदस्य हैं सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान होती है, वो अनुच्छेद 99 में होती है। अनुच्छेद 100 में बताया गया है संसदों में मतदानों व्यक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्वक होती है। और सदस्यों की निर्णयताएं अनुच्छेद विवरण
आगे देखिएगा। अनुच्छेद 101 में बताया गया है स्थानों का रिक्त होना, और अनुच्छेद 102 में बताया गया है सदस्यता के लिए निर्णयताएं, और अनुच्छेद 103 में बताया गया है सदस्य की निर्णयता से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय, और अनुच्छेद 104 में बताया गया है अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञा करने से पहले या नियुक्त किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शासित। और आगे देखते हैं संसद और उसके सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और अनुमतियाँ। वो आपके अनुच्छेद देखिएगा। अनुच्छेद विवरण 105 अनुच्छेद में बताया गया है संसद के सदनों की तथा उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार। वो आपके अनुच्छेद 105 में बताया गया है। और अनुच्छेद 106 में बताया गया है अनुच्छेद 106 में बताया गया है सदस्यों के वेतन और भत्ते, विधियां, प्रक्रिया। अनुच्छेद विवरण वो आपके बताए गए हैं अनुच्छेद 106 में बताया गया है। और अनुच्छेद 107 में देखिएगा विधेयकों के पूर्व स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध। वो आपके अनुच्छेद 107 में बताया गया है। और अनुच्छेद 108 देखिएगा कुछ दशाएं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है। वो आपके अनुच्छेद 108 के अंदर आता है। और अनुच्छेद 109 में बताया गया है धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया होती है। वो आपके अनुच्छेद 109 में बताई गई है। और 110 अनुच्छेद में बताया गया है धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। वो आपके अनुच्छेद 110 में बताया गया है। और अनुच्छेद 111 में बताया गया है विधेयकों पर अनुमति वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया। वो आपके अनुच्छेद 111 में बताया गया है। अनुच्छेद विवरण बताया गया है 112 वार्षिक वित्तीय विवरण बताया गया है। वो 112 में बताया गया है। और आगे देखिएगा अनुच्छेद 113 में बताया गया है संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया। वो आपके अनुच्छेद 113 में बताया गया है। और अनुच्छेद 114 में बताया गया है विनियोग विधेयक 114 अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। और 115 अनुच्छेद देखिएगा। अनुच्छेद 115 में बताया गया है अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान होता है। वो आपके 115 अनुच्छेद के अंदर आता है। और अनुच्छेद 116 में बताया गया है लेखनानुदान, प्रत्यानुदान और अपवानुदान वो होता है आपके 116 अनुच्छेद में बताए गए हैं। और देखिएगा 117 अनुच्छेद में बताया गया है आपके वित्तीय विधेयकों के बारे में विशेष साधन में प्रक्रिया। अनुच्छेद विवरण बताया गया है आपके। और अनुच्छेद 118 में बताया गया है आपके प्रक्रिया के नियम। वो आपके 118वें अनुच्छेद में बताए गए हैं प्रक्रिया के नियम। और अनुच्छेद 119 में बताया गया है संसद में वित्तीय कार्य संबंधित प्रक्रिया का विधि द्वारा विनिमय होना। वो आपके अनुच्छेद 119 में बताया गया है। और अनुच्छेद 120 में देखते हैं अनुच्छेद 120 में देखते हैं संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। वो आपके अनुच्छेद 120 के अंदर आती है। और अनुच्छेद 121 में बताया गया है संसद में चर्चा पर निबंधन होना। वो आपके अनुच्छेद 121 में आते हैं। और अनुच्छेद 122 देखिएगा। अनुच्छेद 122 में क्या लिखा है 122 में न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न की जाना अनुच्छेद 122 के अंतर्गत आता है। और आगे देखिएगा अध्ययन तीसरा, भाग 5वें का अध्ययन तीसरा में बताया गया है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। अनुच्छेद विवरण आगे देखिएगा राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। अनुच्छेद विवरण वो आपके 123 के बाद में बताया गया है। वो देखिएगा अनुच्छेद 123 में क्या लिखा है संसद के निश्चितकाल के अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति होती है। वह आपके अनुच्छेद 123 में होती है। संसद के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति होती है। वो आपके अनुच्छेद 123 के अंदर
अंतर्गत होती है। और नेक्स्ट देखें, अध्याय 4 में बताया गया है संघ की न्यायपालिका अनुच्छेद विवरण, वो आपके 124 के बाद में है। अनुच्छेद 124 में बताया गया है उच्चतम न्याय की स्थापना और गठन, वो आपके अनुच्छेद 124 में बताया गया है। और अनुच्छेद 125 में बताया गया है न्यायाधीशों के वेतन और न्यायाधीशों का वेतन होता है, वो आपके अनुच्छेद 125 में होता है। और अनुच्छेद 126 में देखें, अनुच्छेद 126 में बताया गया है कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति होती है, वो आपके अनुच्छेद 126 में बताया गया है। अनुच्छेद 127 में बताया गया है तदरत न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, वो आपके अनुच्छेद 127 के अंदर बताया गया है। और अनुच्छेद 128 में देखें, उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त होती है, वो आपके अनुच्छेद 128 में बताया गया है। और आगे देखते हैं, अनुच्छेद 128 में थोड़ा रह गए हैं, उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति होना, वो आपके अनुच्छेद 128 में बताया गया है। और अनुच्छेद देखते हैं नेक्स्ट वाला 129 अनुच्छेद न्यायपाल का अभिलेख न्यायालय होना, वो आपके अनुच्छेद 129 में बताया गया है। और अनुच्छेद 130 में देखिए, अनुच्छेद 130 में देखिए उच्चतम न्यायालय का स्थान, वो आपके अनुच्छेद 130 के अंतर्गत आता है। और नेक्स्ट देखिए 131वें अनुच्छेद में बताया गया है उच्चतम न्यायालय की आरंभिक आधिकारिकता। और 31 क में बताया गया है वो आपके निरस्त है। और 132 में बताया गया है कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली आधिकारिकता, वो आपके अनुच्छेद 32 के तहत बताया गया है। और अनुच्छेद 133 में बताया गया है उच्च न्यायालयों में सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपील अधिकारिकता, वो आपके अनुच्छेद 133 में बताया गया है। और आगे देखिएगा 134वां अनुच्छेद, 134वें अनुच्छेद में देखिएगा आप दायित्व विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपील आधारिकता, वहाँ पे अनुच्छेद 154 में बताया गया है। और देखें अनुच्छेद 134 का उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र देती है, वो आपके अनुच्छेद 134 क में बताया गया है। और अनुच्छेद 35 में बताया गया है विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की आधारिकता और शक्ति का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयुक्त ये होना, वो आपके अनुच्छेद 135 में बताया गया है। और अनुच्छेद 136 के अंतर्गत बताया गया है वो आपके हैं अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत होना, वो आपके अनुच्छेद 137 में बताया गया है। और नेक्स्ट अनुच्छेद देखिए 137, निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालयों द्वारा पुनर्विलोकन, वो आपके अनुच्छेद 137 के अंतर्गत बताया गया है। और अनुच्छेद 138 में देखिएगा उच्चतम न्यायालय की आधारिकता की वृद्धि, वो आपके अनुच्छेद 138 में बताया गया है। और 139 अनुच्छेद में देखते हैं कुछ रेट निकालने की शक्तियाँ का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना, वो आपके अनुच्छेद 139 में बताया गया है। और नेक्स्ट देखिए 139 क में बताया गया है कुछ मामलों का अंतरण, वो आपके अनुच्छेद 139 में बताया गया है। और अनुच्छेद 140 में देखिएगा उच्चतम न्यायालयों की अनुशक्ति, और वो आपके अनुच्छेद 139 में बताया 40 में बताया गया है। और आगे देखिए 141वें अनुच्छेद में बताया गया है आपके उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होना, वो आपके अनुच्छेद 141 में बताया गया है। और अनुच्छेद 142 में देखिएगा उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश, वो आपके अनुच्छेद 142 के तहत बताया गया है। और अनुच्छेद 143 में बताया गया है वो आप देखें उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति होती है, वो आपके अनुच्छेद 143 में बताया गया है। और आगे देखिए
अनुच्छेद 144 में बताया गया है कि सिविल और न्यायिक प्रक्रियाओं द्वारा उच्चतम न्यायालय वो आपके अनुच्छेद 144 में बताया गया है। और अनुच्छेद 144 का वो है आपके निरस्त है। और अनुच्छेद 145 में बताया गया है न्यायालय के अधिनियम आदि। 145 में बताया गया है न्यायालय के नियमों के आदि। और अनुच्छेद 146 में बताया गया है उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों और सेवक तथा वे होते हैं उनको। और अनुच्छेद 147 में बताया गया है 147 में बताया गया है निर्वाचन, न्यायालयों का निर्वाचन होता है वो अनुच्छेद 147 में बताया गया है। और आगे देखिए अनुच्छेद अध्याय 5 में भाग 5 का अध्याय 5 में बताया गया है भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक अनुच्छेद विवरण वो है आपके अध्याय 5 में। और इसके अनुच्छेद देते हैं अनुच्छेद विवरण 148 अनुच्छेद में बताया गया है भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक वो आपके अनुच्छेद 148 में बताया गया है। और अनुच्छेद 149 में देखिए नियंत्रण महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ होती हैं वो आपकी शक्तियाँ कर्तव्य और शक्तियाँ होती हैं वो आपके अनुच्छेद 149 में बताया गया है। और 150 में बताया गया है संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्रमुख वो आपके बताया गया है वो 150 अनुच्छेद में बताया गया है। और 151 अनुच्छेद में बताया गया है सब परीक्षक प्रतिवेदन ऊपर 151 अनुच्छेद में बताया गया है सब परीक्षक प्रतिवेदन ऊपर बताया गया है। और भाग 4 में बताया गया है राज्य और इसका अध्याय है इसमें बताया गया है पहला अध्याय भाग 4 का पहला अध्याय है साधारण अनुच्छेद विवरण 152 अनुच्छेद में बताया गया है राज्य की परिभाषा। और अध्याय दूसरे में देखते हैं कार्यपालिका राज्यपाल अनुच्छेद विवरण इसमें बताया गया है अनुच्छेद 153 के अंतर्गत बताया गया है कि राज्य के राज्यपाल। और अनुच्छेद 154 के अंतर्गत बताया गया है राज्य की कार्यपालिका शक्ति वो आपके अनुच्छेद 154 में बताया गया है। और 155 में देखें कि 155 में राज्यपाल की नियुक्ति होती है। और अनुच्छेद 156 में देखें कि राज्य की पदावली होती है। और अनुच्छेद 157 में देखें राज्यपाल के पद के लिए शर्तें, राज्यपाल के पद के लिए क्या शर्तें होनी चाहिए वो आपके अनुच्छेद 157 में बताया गया है। और अनुच्छेद 158 में देखें कि राज्यपाल के पर्दे के लिए शर्तें 49 में बताए हैं राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान वो आपके अनुच्छेद 159 में बताए गए हैं। और अनुच्छेद 160 में देखें कि कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन होता है वो आपके अनुच्छेद 160 के तहत होता है। और अनुच्छेद 161 में बताया गया है समा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्तियाँ वो आपके अनुच्छेद 161 के तहत बताया गया है। और अनुच्छेद 162 में बताया गया है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार मंत्रिपरिषद बताया गया है वो अनुच्छेद 162 के अंदर बताया गया है आपके राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार मंत्रिपरिषद अनुच्छेद विवरण। अनुच्छेद 163 में देखिएगा अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होती है। और 164 अनुच्छेद में देखते हैं मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध राज्य का महाविधेयकता वो होता है वो अनुच्छेद विवरण। 165 में बताया गया है राज्य का महाविधेयकता सरकारी कार्य का संचालन होता है वो आपके अनुच्छेद विवरण बताया गया है। और अनुच्छेद 167 अनुच्छेद बताया गया है राज्य की सरकार के कार्य का संचालन वो आपके अनुच्छेद 167 में बताया गया है। और 167 अनुच्छेद में बताया गया है राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के क्या कर्तव्य होते हैं वो आपके अनुच्छेद 167 में राज्यपाल की जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य बताए हैं। और अध्याय तीसरे में बताया है
राज्य का विधानमंडल साधारण। अध्याय 3 में बताया गया है राज्य का विधानमंडल साधारण के बारे में देखिएगा। अनुच्छेद विवरण 167 में बताया गया है, 168 में बताया गया है राज्यों के विधान मंडलों का गठन, वो आपके अनुच्छेद 168 में बताया गया है। और 169 अनुच्छेद में बताया गया है राज्यों में विधान परिषदों का उत्थान या सर्जन, वो आपके अनुच्छेद 169 में बताया गया है। और अनुच्छेद 170 में देखिएगा विधानसभाओं की संरचना वो होती है, वो आपके अनुच्छेद 170 के अंतर्गत आती है। और 171वां अनुच्छेद देखते हैं विधान परिषदों की संरचना, वो आपके अनुच्छेद 171 में आती है विधान परिषदों की संरचना। और 172 में देखिए राज्यों के विधानमंडलों की अवधि, वो आपके अनुच्छेद 152 में बताया गया 72 में बताया गया है राज्य के विधानमंडलों की अवधि। और अनुच्छेद 173 में देखिएगा राज्य के विधानमंडल की सदस्यता के लिए रहता, वो आपके अनुच्छेद 173 में बताया गया है। आगे देखिए अनुच्छेद 174 में बताया गया है राज्य के विधानमंडल के शस्त्रावसान और विघटन, वो आपके अनुच्छेद 174 के तहत बताया गया है। देखिए और अगला अनुच्छेद 175 संसद और संसदों की अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार, वो आपके अनुच्छेद 175 के तहत बताया गया है। अनुच्छेद 177 में बताया गया है राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, वो आपके अनुच्छेद 177 में बताया गया है। अनुच्छेद 177 में देखिए सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार, वो आपके अनुच्छेद 177 में बताया गया है। आगे देखिए राज्य के विधानमंडल के अधिकारियों अनुच्छेद विवरण, राज्य के विधानमंडल के अधिकारियों के बारे में कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं और उनका क्या कार्य होता है, किस अनुच्छेद में क्या कार्य होता है, वो आपके बताया गया है। देखिए अनुच्छेद 178 के तहत बताया गया है विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, वो आपके 178 अनुच्छेद में आता है। और 179 अनुच्छेद में देखिएगा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना या पद त्याग और पद से हटाया जाना, वो आपके अनुच्छेद 179 में बताया गया है। और आपके अनुच्छेद 180 में देखें 180 अनुच्छेद में बताया गया है अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्याय या अन्य व्यक्ति की शक्ति, वो आपके अनुच्छेद 180 के तहत बताया गया है। और देखिए 181वां अनुच्छेद, जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना, वो आपके अनुच्छेद 181 में बताया गया है। ये देखिए आप 181 में बताया गया है। और 182 में बताया गया है विधान परिषद का सभापति और उपसभापति होता है, वो आपके अनुच्छेद 182 बताया गया है। और अनुच्छेद 183 में देखें सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, परित्याग और पद से हटाया जाना, वो आपके अनुच्छेद 183 में बताया गया है। और 184 अनुच्छेद में देखिएगा सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति होती है, वो आपके अनुच्छेद 184 में बताया गया है। और नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद 185, जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासन न होना, अनुच्छेद 185 में बताया गया है। और अनुच्छेद 186 में देखिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उप सभापति के वेतन और भत्ते, वो आपके अनुच्छेद 186 अनुच्छेद में बताया गया है। और 187 अनुच्छेद देखिए राज्य के विधानमंडल या सचिवालय कार्य संचालन अनुच्छेद विवरण, वो आपके अनुच्छेद 187 में बताया गया है। अनुच्छेद 181 में देखिए सदस्यों का शपथ या प्रतिज्ञान, वो अनुच्छेद
81 में बताया गया है। देखिएगा अनुच्छेद 189, सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गण पूर्व सदस्यों का निहिताएं अनुच्छेद विवरण वो आपके दिया गया है अनुच्छेद 189 में। अनुच्छेद 190 में बताया गया है स्थानों का रिक्त होना वो आपके अनुच्छेद 190 में बताया गया है। 191 में बताया गया है सदस्यता के लिए निहिताएं 102 में बताया गया है 192 में बताया है सदस्यों की निहिताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय वो बताया गया है आपके। देखिए नेक्स्ट में देखिए अनुच्छेद 193 में बताया गया है अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञा करने से पहले या अहित न होने हुए या निर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शासित राज्यों के विधानमंडलों और उनके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और अनुमतियां अनुच्छेद विवरण वो आपके बताया गया है। अनुच्छेद 194 में बताया गया है विधानमंडलों के सदनों की तथा सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि बताया गया है वो आपके अनुच्छेद 194 में बताया गया है। अनुच्छेद 195 में देखिए सदस्यों के वेतन और भत्ते विधायी प्रक्रिया, सदस्यों के वेतन और भत्ते बताए गए हैं वो आपके अनुच्छेद 185 में बताया गया है। और देखिए नेक्स्ट विधायी प्रक्रिया अनुच्छेद विवरण यह आपके 196 में बताया गया है 196 विधेयकों के पूर्व स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध वो आपके अनुच्छेद 186 में बताया गया है 196 में बताया गया है। अनुच्छेद 197 में बताया गया है धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियों पर निर्बंधन वो आपके अनुच्छेद 197 में बताया गया है। और आगे देखिए 198 अनुच्छेद धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया जारी की गई है वो आपके अनुच्छेद 198 में बताया गया है। अनुच्छेद 199 में बताया गया है धन विधेयक की परिभाषा, और पहले भी हमारे आ चुका है धन विधेयक की परिभाषा, और दूसरे आया है अनुच्छेद 199 में धन विधेयक की परिभाषा, और 200 में बताया गया है 200 अनुच्छेद में बताया गया है विधेयकों पर अनुमति होती है वो आपके अनुच्छेद 200 में होती है। अनुच्छेद 201 में बताया गया है विचार के लिए आरक्षित वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया अनुच्छेद विवरण। अनुच्छेद 202 में बताया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण, और अनुच्छेद 203 में बताया गया है विधानमंडल में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया, और अनुच्छेद 204 में बताया गया है विनियोग विधेयक। अनुच्छेद 204 में बताया है विनियोग विधेयक, और अनुच्छेद 205 में बताया है अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान वो आपके अनुच्छेद 105 में बताया गया है। और अनुच्छेद 106 में बताया गया है लेखानुदान, पर्याप्त अनुदान और स्वानुदान बताया गया है। और अनुच्छेद 207 में बताया गया है वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंधन साधारणतया प्रक्रिया वो आपके अनुच्छेद 207 में बताया गया है। साधारण प्रक्रिया अनुच्छेद विवरण के बारे में देखिए अनुच्छेद 208 में प्रक्रिया के नियम बताए गए हैं, साधारण प्रक्रिया के नियम बताए गए हैं वो अनुच्छेद 208 में बताए गए हैं। और अनुच्छेद 209 में देखिएगा राज्य के विधानमंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनिमय होना वो आपके अनुच्छेद 209 में बताए गए हैं। और अनुच्छेद 210 में बताया गए हैं विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा बताई गई है। और अनुच्छेद 211 में बताया गया है विधानमंडल में चर्चा पर निर्बंधन। और अनुच्छेद 212 में बताया गया है न्यायालयों द्वारा विधानमंडल की कार्यवाहियों
की जांच न किया जाना वो आपके अनुच्छेद 212 में बताया गया है। और अध्याय 4 में बताया गया है राज्यपाल की विधायी शक्ति अनुच्छेद विवरण। अनुच्छेद 213 में देखिए विधानमंडल के शांति काल में अध्यादेश प्रख्याति करने की राज्यपाल की शक्ति और आपके अनुच्छेद 213 के अंदर बताया गया है। अध्याय 5 में बताया गया है राज्यों के उच्च न्यायालय अनुच्छेद विवरण। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय और अनुच्छेद 214 के तहत बताया गया है। और अनुच्छेद 215 में बताया गया है उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना, वो 215 में बताया गया है। और 216 में बताया गया है उच्च न्यायालयों का गठन। 216 में बताया गया है उच्च न्यायालयों का गठन। और 217 में बताया गया है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें, वो 217 अनुच्छेद में बताया गया है। और 218 अनुच्छेद में बताया गया है उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालयों का लागू होना, यह 218 अनुच्छेद में बताया गया है। और 219 अनुच्छेद में देखिएगा आप उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा, यह 219 अनुच्छेद में होती है। और 220 में स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर निर्बंधन, यह 220 अनुच्छेद में है। 221 अनुच्छेद में बताया गया है न्यायाधीशों के वेतन आदि, वो 221 अनुच्छेद में बताया गया है। और 222 अनुच्छेद में देखें किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरण, यह 222 अनुच्छेद है। ये 222 के अनुच्छेद में आते हैं। और 223 अनुच्छेद देखें कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति, वो 223 अनुच्छेद के अंदर आते हैं। और 224 अनुच्छेद के अंदर देखिए अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति, वो आपके 224 अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। और 224 उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, वो अनुच्छेद 224 के अंदर आता है। और 225 के अंदर देखिए 225 विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता करता है, 225 अनुच्छेद के अंतर्गत बताया गया है। और 226 में अनुच्छेद में बताया गया है कुछ रीट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति होती है, वो 226 अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। और 227 अनुच्छेद देखिएगा आप 227 अनुच्छेद में सभी न्यायालयों के अधिकरण को उच्च न्यायालय की शक्ति देता है, वो 227 अनुच्छेद के तहत आता है। और 228 अनुच्छेद कुछ मामलों का न्यायालय को अंतरण करने वाला है, 228 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। और 229 अनुच्छेद देखें 229 अनुच्छेद में आते हैं उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक तथा व्यय होते हैं, वो आते हैं। और 230 में बताया गया है उच्च न्यायालय की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार। 231 अनुच्छेद में बताया है 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना होता है, वो 231 अनुच्छेद के अंदर आता है। और अध्याय 4 में बताया गया है अधीनस्थ न्यायालय अनुच्छेद विवरण में बताया गया है 233 अनुच्छेद में बताया गया है जिला न्यायालय की नियुक्ति। और अनुच्छेद 233 में और बताया गया है कुछ जिले न्यायाधीशों की नियुक्तियों का और उसके द्वारा किए गए निर्णयों आदि का विधेय मान्यकरण। 234 के अंदर बताया गया है न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती। और 235 के अंदर बताया गया है अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। और 236 में बताया गया है आपके निर्वाचन। और 237 में बताया है कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेशन पर। इस अध्याय के वो आगे बताते हैं उपबंधनों का लागू होना ऊपर भाग 7 में बताया गया है पहली अनुसूची के भाग ख के
राज्य अनुच्छेद विवरण। पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य अनुच्छेद विवरण 238 में बताया गया है अनुच्छेद निरसन, और भाग 8 में बताया गया है संघ राज्य क्षेत्र अनुच्छेद विवरण, और 239 में बताया गया है संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन, और 239 में और बताए हैं कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडलों या मंत्रिपरिषदों का या दोनों का सर्जन, और 239 में और बताए गए हैं दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध, और 240 में बताए गए हैं संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दिशा में उपबंध, और 239 में और बताए हैं विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रस्तुत करने की प्रशासन की शक्ति, और 240 में बताया गया है कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति, और 241 में बताया गया है संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय, और 242 में बताए गए हैं निरस्त, और भाग 9 में बताया गया है पंचायत अनुच्छेद विवरण, और 243 में बताए हैं ग्राम सभा, और 243 में और बताए हैं पंचायतों का गठन, और 243 में और बताए गए हैं पंचायतों की संरचना, और 243 में और बताए गए हैं स्थानों का आरक्षण और पंचायतों की अवधि आदि, और सदस्यों के लिए निहिताएं, पंचायती की शक्ति, प्राधिकरण और प्राधिकार, उत्तरदायित्व, पंचायतों द्वारा अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियां। 243 में बताया है वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन। 243 में बताया गया है पंचायतों के लेखाओं की सपरीक्षा, पंचायतों के लिए निर्वाचन, संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना, इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना। 243 में बताए गए हैं विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना, और 243 में और बताया गया है निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन बोलो या वजन बोलो एक ही, और अनुच्छेद 343 परिभाषा। अनुच्छेद 343 में लिखा हुआ है परिभाषा। नगर पालिका अनुच्छेद विवरण में लिखा हुआ है 243 परिभाषाएं अनुच्छेद में, और 243 में और है नगर पालिकाएं का गठन, और 243 में नगर पालिका की संरचना, और 343 में वार्ड समिति आदि का गठन और संरचना और स्थानों का आरक्षण, नगर पालिकाओं की अवधि आदि, सदस्यता के लिए निर्णयताएं, नगर पालिकाओं आदि की शक्तियों, प्राधिकारियों और उत्तरदायित्व। 243 में है नगर पालिका द्वारा कर आरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियां। वित्त आयोग नगर पालिकाओं के लेखाओं की सपरीक्षा, नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन, संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना, इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना, जिला योजना के लिए समितियां, महानगर योजना के लिए समिति, विद्यमान विधियों और नगर पालिकाओं का बना रहना, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। भाग 10 में बताया गया है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र अनुच्छेद विवरण। 244 अनुच्छेद में बताया गया है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, और 244 क में बताए हैं असम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाला एक स्वशासी राज्य बनाना और उसके लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद का या दोनों का सर्जन। और भाग 11 में बताया गया है संघ और राज्यों के बीच संबंध क्या है, और अध्याय प्रथम में बताया है विधायी संबंध, विधायी शक्तियों का विवरण। अनुच्छेद 245 में संसद द्वारा राज्य
के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। और 246 में बताया गया है संसद द्वारा और राज्य के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियां की विषय वस्तु। और 247 में है कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंधन करने की सदस्य की शक्ति। और आगे आपके नेक्स्ट में बताया गया है, देखिए 248 में अवशिष्ट विधियां शक्तियां। 239 में बताया गया है राज्य सूची में के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। 250 में यदि आपात की उद्घोषणा प्रबंधन में हो तो राज्य सूची में के विषय के संबंध में विधि। 251 में संसद द्वारा अनुच्छेद 249 को 49 और अनुच्छेद 250 के अधीन बनाई गई विधियां और राज्यों के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियां में असंगत हैं। और 252 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति। और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना। 253 अनुच्छेद में बताया गया है अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधानसभा। और 254 में बताया है संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति। और 255 में बताया गया है सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया के विषय में मानना। अध्याय 2 में बताया गया है प्रशासनिक संबंध साधारण अनुच्छेद विवरण। और 256 में बताया गया है राज्य की और संघ की बाध्यता। और 257 में कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण। और 257 क में निरसन। और 258 में बताया गया है कुछ दशाओं में राज्यों को शक्ति प्रदान करने आदि की संघ की शक्ति। और 258 में बताया क है संघ की कृत्य सौंपने की राज्यों की शक्ति। और 260 में बताए हैं भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की अतिरिक्तता। 261 में बताया है सार्वजनिक कार्य अभिलेखा और राजनीतिक कार्रवाई जल संबंधित विवाद अनुच्छेद विवरण। 262 में अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्माण राज्यों के बीच समन्वय अनुच्छेद विवरण। 263 में बताया अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध ऊपर। भाग 12 में बताया गया है वित्त संपत्ति सुविधा और वाद। इसके भाग 12 में बताया गया है इसके अनुच्छेद देखिए। और वित्त साधारण अनुच्छेद विवरण। 264 विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना। और 265 में बताया गया है विधि के प्राधिकार के बिना करों का आरोपण न किया जाना। और 266 में बताया गया है भारत और राज्यों के सचित निधियां और लोक लेखें। और 267 में बताए हैं आकस्मिकताएं निधि संघ और राज्यों के बीच राजस्वों का वितरण अनुच्छेद विवरण। 268 में बताए हैं संघ द्वारा उद्धृत किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क
269 में बताए हैं संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर 270 में बताए हैं उद्गृहित कर और उनका संघ तथा राज्यों के बीच वितरण। और 271 कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार। 272 निरसन। और 273 में बताया है जूट पर और जूट उत्पादों का निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान। 274 में बताएं ऐसे प्रावधान पर जिसमें राज्य हितबंध हैं प्रभाव डालने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा। और 275 में बताया है कुछ राज्यों को संघ अनुदान। 277 में बताए हैं वरिष्ठ वृत्तियों व्यापारों आजीविकाओं और नियोजनों पर कर। और 277 में बताए हैं व्यावर्ती। और 278 निरसन। और 279 में बताए हैं शुद्ध आगमन आदि की गणना। और 280 में बताए हैं वित्त आयोग। और 281 में बताए वित्त आयोग की सिफारिशों प्रकरण वित्तीय उपबंध अनुच्छेद विवरण। 282 में बताया संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व के लिए जाने वाले व्यय। और 283 में बताया संचित निधियों आकस्मिकताओं निधियों और लोक लेखाओं में जमा धनराशियों की अभिरक्षा आदि। और 284 में बताए हैं लोक सेवकों और न्यायालयों द्वारा प्राप्त वादिकर्ताओं की जमा राशियों और अन्य धनराशियों की अभिरक्षा। 285 में बताए हैं संघ और समिति को राज्य के कराधान से छूट। और 286 माल के क्रय या विक्रय पर कर के अभिरोक्षण के बारे में निर्बंधन। और 287 में बताए विद्युत पर करों से छूट। 288 में बताए हैं जल या विद्युत के संबंध में राज्यों द्वारा करारधन से कुछ दशाओं में छूट। 279 में बताया राज्यों की संपत्ति और आय को संघ और करारधान से छूट। 290 में बताए हैं कुछ व्ययों और पेशनों के संबंध में समायोजन। 290 में बताए हैं क में बताए हैं कुछ देवस्वम निधियों की वार्षिक सदाई। 291 में बताए निरसन। और अध्याय 2 में बताए उधार लेना अनुच्छेद विवरण। 292 में बताया भारत सरकार द्वारा उधार लेना। 293 में बताया राज्यों द्वारा उधार लेना। और अध्याय 3 में बताया संपत्ति सुविधा अधिकार दायित्व बाध्यता और वाद अनुच्छेद विवरण। 294 कुछ दशाओं में संपत्ति अस्थितियों अधिकारों दायित्वों और बाधाओं का उत्तराधिकारी। 295 बताएं अन्य दशाओं में संपत्ति अस्थितियों अधिकारों दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार। 296 में बताएं राजगामी या व्यक्ति या स्वामी विहीन होने से प्रोद्भूत संपत्ति। 297 में बताए हैं राज्य क्षेत्रीय सागर खंड या महाद्वीपीय तट भूमि में स्थित मूल्यवान चीजों और अन्य आर्थिक क्षेत्र संपत्ति स्रोत का संघ में निहित होना। 298 में बताए हैं व्यापार करने आदि की शक्ति। 299 में बताया सुविधा। 300 में बताया वाद और कार्यवाही। अध्याय 4 में बताया संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद विवरण। 300 क में विधि के प्राधिकरण के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना। भाग 13 में बताए हैं भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार
वाणिज्य और समागम, भारत के संघ राज्य क्षेत्र अनुच्छेद विवरण 201 व्यापार वाणिज्य और संघ की स्वतंत्रता 302 में बताए हैं व्यापार वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन। अनुच्छेद 203 में बताया गया है व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों पर निर्बंधन। और 204 में बताए हैं राज्यों के बीच व्यापार वाणिज्य और संगम पर निर्बंधन। और 305 में बताए हैं विद्यमान विधियों और राज्य के एकाधिकार का प्रबंधन करने वाली विधायियों की व्यवहारिकता। और 206 है निरसन। और 207 है अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 304 के प्रयोजनों को कार्यान्वयन करने के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति। भाग 14 संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। अध्याय 1 में बताए हैं सेवाएं अनुच्छेद विवरण। 308 में बताए हैं निर्वाचन। 309 में बताया संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें। 310 में बताया संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावली। 311 में बताए गए हैं संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाने या पंक्ति में अवनत किया जाना। 312 में बताए हैं अखिल भारतीय सेवाएं। 312 क में बताया है कुछ सेवाओं के अधिकारियों की सेवा की शर्तों में परिवर्तन करने या उन्हें परिसहन करने की संसद की शक्ति। 313 में बताए हैं संक्रमण कालीन उपलब्ध। 314 में बताए हैं निरसन। अध्याय 2 में बताए हैं लोक सेवा आयोग अनुच्छेद विवरण। 315 में बताया संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। 316 में बताया सदस्यों की नियुक्ति और पदावली पदावधि। 217 में बताया लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना और निलंबित किया जाना। 318 में बताया आयोग के सदस्यों और कर्मचारी की सेवा की शर्तों के बारे में विनियम बनाने की शक्ति। 319 में बताया आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध। 320 में बताया है लोक सेवा आयोग के कृत्य। 321 में बताया लोक सेवा आयोगों के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति। 322 में बताए हैं लोक सेवा आयोग के व्यय। 323 में बताए हैं लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन। भाग 15 14 में बताए हैं 14 क में बताए हैं अभिकरण अनुच्छेद विवरण। 323 में बताए हैं प्रशासनीय अधिकरण। 323 में क ख में बताए हैं अन्य विषयों के लिए अधिकरण। भाग 15 में बताए हैं निर्वाचन अनुच्छेद विवरण। 324 में बताए हैं निर्वाचनों के अधिक्षण निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। 325 में बताए हैं धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचन नामावली से सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होने और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक नामावली से सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना। 326 में बताए हैं लोकसभा और राज्य
की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वैयक्तिक मताधिकार के आधार पर होना। 227 में बताए हैं विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति। 228 में बताए हैं किसी राज्य के विधान मंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति। 329 में बताए हैं निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। 329 का में बताए हैं निरसन। भाग 16 में बताए हैं कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध अनुच्छेद विवरण। 330 में बताए हैं लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान का आरक्षण। 331 में बताए हैं लोकसभा में अंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। 332 में बताए हैं राज्यों की विधान सभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। 333 में बताए हैं राज्यों की विधानसभा में अखिल भारतीय समुदायों का प्रतिनिधित्व। 334 में बताए हैं स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का 60 वर्ष के पश्चात न रहना। अनुच्छेद 335 में बताया है सेवा और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों वाले दावे। और 337 में अनुच्छेद बताया है कुछ सेवाओं में अंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध। और 337 में बताए हैं अंग्ल भारतीय समुदाय के फायदे के लिए शैक्षणिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध। 38 में बताए हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। और 338 क में बताए हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। और 339 में बताया है अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण। और 340 में बताया पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। 341 में बताया है अनुसूचित जातियां। और 342 में बताया है अनुसूचित जनजातियां। ऊपर भाग 17 में बताया है राजभाषा अध्याय 1 संघ की भाषा अनुच्छेद विवरण। 343 में बताया है संघ की राजभाषा। 344 में बताया है राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। अध्याय 2 में बताए हैं प्रादेशिक भाषाएं अनुच्छेद विवरण। 345 में बताया है राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं। 346 में बताए हैं एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पदार्थी की राजभाषा। 347 में बताया है एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पदार्थी की राजभाषा। और अध्याय 3 में बताए हैं उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों आदि की भाषा विवरण अनुच्छेद विवरण। 348 में बताया है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषाएं। 349 में बताए हैं भाषा से संबंधित कुल विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया। अध्याय 4 में बताए विशिष्ट विदेश अनुच्छेद विवरण। 350 में बताया व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा। 350 में प्राथमिक स्तर पर मातृभूमि में शिक्षा की सुविधाएं। 350 में बताया भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष
अधिकारी 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश 300 और 18 में बताएं आपात प्रबंध अनुच्छेद विवरण 352 में बताए हैं आपात की उद्घोषणा 53 में बताया आपात की उद्घोषणा का प्रभाव 354 में बताया है जब आपात की घोषणा प्रवर्तन में है तब राजस्व के विवरण संबंधित उपबंधों को लागू होना 355 बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा करने का संघ का कर्तव्य 356 में राज्य से संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध 357 में अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग 358 में आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन अनुच्छेद 359 आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निर्बंध 1959 का निरसन 360 वित्तीय आपात के बारे में उपबंध भाग 19 प्रकरण अनुच्छेद विवरण 361 में बताया है राष्ट्रपति और राज्यपालों और प्रमुखों का संरक्षण 361 का संसद और राज्य के विधान मंडलों की कार्यवाहिनियों की प्रकाशन का संरक्षण 361 का लाभ पद राजनीतिक पद पर नियुक्त के लिए निर्णयता 362 निरसन 363 कुछ संधियां करारों आदि के उत्पन्न विवादों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन 363 के क में बताया है देशी राज्यों के शासकों को दी गई मान्यता की समाप्ति और निजी थोलियों का अंत महापत्तनों और विमान क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध 365 में बताया है संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव 367 में बताए हैं अनुच्छेद 367 में परिभाषाएं और 367 में बताए हैं निर्वचन भाग 20 में संविधान का संशोधन अनुच्छेद विवरण 368 में बताए हैं संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया ऊपर भाग 21 में अस्थायी परिवर्तनीय और विशेष प्रावधान अनुच्छेद विवरण 369 में राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाने की संसद की इस प्रकार अस्थायी शक्ति मानव व समर्थित सूची के विषय हो 370 जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध 371 महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के संबंध में विशेष उपबंध 371 क नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध 371 ख असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध 371 ग मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध 371 घ आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध 371 ड आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना 371 च सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध 371 स में मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध 371 ज अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध 371 झ गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध
372 विद्यमान विधियों का प्रवर्तन बने रहना और उसका अनुकूलन। 372 क विधियों का अनुकूलन करने की राष्ट्रपति की शक्ति। 373 निवारक निरोध में रखे गए व्यक्तियों के संबंध में कुछ दशाओं के आदेश करने के राष्ट्रपति। और 374 में बताए हैं 374 में बताया है 374 में बताया है फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों और फेडरल न्यायालय में या सपरिषद हिच मैजिस्ट्री के समक्ष लंबित कार्रवाइयों के बारे में उपबंध। 375 संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायालयों प्राधिकारियों और अधिकारियों का करते रहना। 377 में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध। 377 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध। 378 लोक सेवा आयोग के बारे में उपबंध। 378 का आंध्र प्रदेश विधान सभा की अवधि के बारे में विशेष उपबंध। 379 से 391 निरसन। 392 में कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति। भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ और निरसन हिंदी में प्राकृतिक पाठ अनुच्छेद विवरण। 393 संक्षिप्त नाम। 394 में प्रारंभ। 394 का हिंदी भाषा में प्राकृतिक पाठ। 395 में निरसन। संवैधानिक प्रमुख संवैधानिक अनुच्छेद। अनुच्छेद 1 में बताए हैं यह घोषणा करता है कि भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 3 संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा पहले मौजूद राज्यों के क्षेत्रों समीक्षाओं नामों में परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता का प्रावधान। अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का प्रावधान। अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 52 से 73 तक भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का संगठन और कार्य क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 74 से 75 मंत्रिपरिषद की व्यवस्था और उसके कर्तव्य। अनुच्छेद 79 संसद का गठन। अनुच्छेद 80 राज्यसभा का गठन। अनुच्छेद 81 लोकसभा का गठन। अनुच्छेद 323 राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने का अधिकार। अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था स्थापना। अनुच्छेद 153 से 162 तक राज्यपाल की नियुक्ति तथा अधिकार। अनुच्छेद 163 से 164 राज्य के मंत्रिपरिषद सह मुख्यमंत्री। अनुच्छेद 168 195 राज्य विधायिका। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय का गठन। अनुच्छेद 239 का दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 243 पंचायती राज नगर पालिका का गठन और उसके अन्य उपबंध। अनुच्छेद 248 अविशिष्ट विधि संबंधित शक्तियां। अनुच्छेद 267 में भारत और राज्यों की संचित निधियां। अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधियां। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन। अनुच्छेद 281 में वित्त आयोग का गठन की सिफारिशें। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं। अनुच्छेद 315 राज्य एवं राज्य लोक सेवा आयोग का गठन। अनुच्छेद 320
संघ लोक सेवा आयोग के कार्य। अनुच्छेद 324 भारत का निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण। अनुच्छेद 331 लोकसभा में अखिल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। अनुच्छेद 343 351 संघ की भाषा प्रादेशिक भाषाएं उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों की भाषाएं के संबंध में। अनुच्छेद 352 360 आपातकालीन उपबंध 368 से 300। अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन करने के संसद की शक्ति और प्रक्रिया। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध। भारतीय संविधान के अनुच्छेद। भारतीय संविधान के कुल कितने अनुच्छेद हैं? 444। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि भारतीय राज्यों का एक संघ होगा? अनुच्छेद 1। किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद 12 से 35। किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित प्रावधान है? अनुच्छेद 5 से 11। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? 16वां। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन है? 37 से 51। भारत संविधान के किस अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है? अनुच्छेद 39। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? अनुच्छेद 61। किस अनुच्छेद में मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? 75। महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? अनुच्छेद 76। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85। किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? अनुच्छेद 108। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? 110। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? 123। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? 124। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श भाग सकता है? 223। किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास विशिष्ट शक्तियां हैं? अनुच्छेद 248। किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय समझौता लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 253। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? अनुच्छेद 280। शक्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 300 का। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? अनुच्छेद 315। किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया है? अनुच्छेद 343। भारत के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान है? 338 है। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 368। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान की प्रक्रिया का उल्लंघन है? 360। संविधान के किस अनुच्छेद
में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है। 352 जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है? 370 अनुच्छेद 360 का संबंध किससे है? संप्रति राष्ट्रपति शासन से। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। वे कौन कौन से हैं? 14 से 18 तक। संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? अनुच्छेद 51 का। भारत के नागरिक का मूल कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 1। संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? अनुच्छेद 40। वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। संविधान की 21 अनुसूची का संबंध किस से है? महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्तों से। कौन सी अनुसूची में 22 भाषाएं को मान्यता दी गई है? 8वीं अनुसूची। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की योग्यता संबंधित विवरण किस सूची में है? 10वीं अनुसूची। संविधान की 6वीं अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होता है? मणिपुर। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तमिलनाडु। भारत संविधान की कौन सी अनुचित राज्य में नामों की सूची तथा राज्य देशों का ब्यौरा होता है? पहली अनुसूची। संविधान भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तन हुई। प्रथम संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है? अनुच्छेद 63। वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही था और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। प्लीज़ हेल्प करें।